नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, आपने जो है एपीएस का काम सीएससी के माध्यम से करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है कि डीजीपे का जो नया वाला एपीएस पोर्टल है वो आज की डेट में सारे वीएलई भाइयों के लिए ओपन कर दिया गया है। काफ़ी दोस्तों का इससे पहले डीजीपे का पोर्टल जो था वो बंद हो गया था, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह को जो है बुला के वेरिफिकेशन वगैरह कराना पड़ रहा था। लेकिन अभी ये वेब वाला पोर्टल जो है सारे सीएससी बीएलई के लिए ओपन हो गया है। यानी कि अगर आपके पास में एक सीएससी आईडी है तो आप यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, सारे के सारे बैंक अकाउंट्स के माध्यम से कर सकते हो, किसी भी बैंक का अकाउंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है और इस वाले पोर्टल को चलाने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं सीएससी की तरफ से, वो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे नहीं है तो जरूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि ये वाला पोर्टल आपको कैसे एक्सेस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डीजीपे का आईडी लॉगिन करने के लिए क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। इस लिंक पे जाने के बाद मैं लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाने के बाद आपको अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल के आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आएगा कि किस तरीके से आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आपका जो भी नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी ले सकते हैं, ईमेल पे ओटीपी ले सकते हैं, या फिर आप इसमें एक ऑथेंटिकेटर ऐप भी ऐड कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप इसमें जो है ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो भी मैं मोबाइल का चयन करता हूँ और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके नंबर पे जो भी ओटीपी आता है वो डाल के आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पे डीजीपे का डैशबोर्ड है वो खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ये सारा सब कुछ ऑप्शन तो मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को वैलेट टॉपअप करने का ऑप्शन मिल जाता है। लॉग्स देख सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, एनालिटिक देख सकते हैं, रजिस्टर्ड डिवाइसेस देख सकते हैं, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। ट्रैवल की सर्विसेज बुक कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड वगैरह के जो भी सर्विस है ये सारा सब कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से बता चुका हूँ, बाकी अभी इसमें डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस पोर्टल पे काम करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या महत्वपूर्ण है, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सभी वीएलई को सूचित किया जाता है एईपीएस कार्य को अब पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ करना होगा। बहुत सारी जगह फ्रॉड ट्रांजैक्शन कार्य को देखा गया है। एनपीसीआई के द्वारा काफ़ी सख्त नियम एईपीएस कार्य है तो लागू कर दिया गया है। इसके लिए हम सभी को इस नियम के अंतर्गत एईपीएस कार्य करना होगा और जो नहीं करेंगे उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये जानना बहुत ज़रूरी है। एईपीएस कार्य करने हो सबसे पहले स्वयं की मानसिकता को एनपीसीआई के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत तैयार करना होगा। स्पष्ट पारदर्शिता और गंभीरता के साथ में एईपीएस कार्य करना होगा। जमा निकासी या सभी तरह के एईपीएस, माइक्रो एटीएम, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, डिपॉजिट के लेन देन के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको रजिस्टर रखना होगा, जिसमें आपको हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड चाहे सक्सेस हो या फेल्ड उसमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर आप कैसे बनाओगे, किस तरीके का रजिस्टर होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको hellocard.com की वेबसाइट पे ले आया हूँ। डायरेक्टली आप इस पर भी जा सकते हो और वहाँ पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे डीजीपे का एक रजिस्टर देखने को मिल जाएगा सीएससी बैंकिंग ट्रांजेक्शन रजिस्टर के अंडर में। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे डीजीपे का जो एक रजिस्टर है वो आप देख लेना। और यहाँ पे आप चाहो तो ये जो कॉलम बने हुए हैं इस तरीके का आप अपना रजिस्टर पे भी कॉलम बना सकते हो, पटरी से लाइन खींच करके स्केल से। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये जो है 249 रुपये का रजिस्टर मिल जाता है, जिसको यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हो। तो 7 डेज़ के भीतर आपके यहाँ पे आ जाता है। इस वाले रजिस्टर में ये सारे कॉलम बने होते हैं, जो जो चीज़ें आपको इसमें रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चाहे सक्सेस हो चाहे फेल्ड हो, दोनों का ट्रांजेक्शन आपको लिखना होता है। हर ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहक का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, राशि, आरआरएन नंबर, ट्रांजैक्शन स्टेटस और कस्टमर का सिग्नेचर या अंगूठा अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। जो ग्राहक सिग्नेचर कर सकते हैं उनसे एक सिग्नेचर करने को बोले और जो अंगूठा नहीं दे पाएंगे वो अंगूठा लगाएं। ठीक है, यानी कि जो सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे वो अंगूठा देंगे। ठीक है, अगर कोई कस्टमर इन सभी नियमों का पालन करने में आपका सहयोग नहीं करता है तो उनका कार्य करने से परहेज करें। यानी कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है बोलता है ये सब नहीं करेंगे तो आप उसका काम मत करिए, यानी कि पैसे वैसे निकाल के उसको मत दीजिए, अन्यथा आप समस्या में आ जाएंगे। ठीक है,
तो इसके लिए क्या है कि एक बात एकदम स्पष्ट है, एनपीसीआई के एपीएस रूल के साथ हम सभी को कार्य करना है और अगर कोई वीएलई इन नियमों का पालन नहीं करेंगे और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उनकी कोई समस्या को देखा नहीं जाएगा और सेंटर विजिट के दौरान भी अगर नियम का पालन करते हुए नहीं पाए गए तो उनका पेनाल्टी के साथ एईपीएस हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हम आपको भी याद दिलाना चाहेंगे कि निम्नलिखित कथन के अनुसार अपनाकर आप समझते हैं और सहमत हैं कि निर्देशों का पालन करने से आपकी आईडी और आपके ग्राहकों की लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है, इस वाले नए वाले पोर्टल में या किसी भी बैंक के साथ में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक ही पोर्टल का उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कई सारे पोर्टल एक साथ नहीं चलाने हैं। आइरिस उपकरणों को प्राथमिकता दें, यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है उसमें कोशिश करें कि आइरिस स्कैनर जो है आप जो है यूज़ करें, उससे जो है सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, डिस्प्यूट कम होता है। एक पोर्टल पर एक ही डिवाइस का उपयोग करें। मान लेते हैं वैसे तो आपको एक ही पोर्टल यूज़ करना है, लेकिन आप डिस्प्ले भी चला रहे हो, बैंकिंग का एपीएस भी चला रहे हो या फिर किसी और बैंक का आपने पोर्टल ले रखा है, तो हर पोर्टल के लिए आपको अलग फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना है, क्योंकि अब एपीएस के जो रूल्स हैं उनके अनुसार एक वेंडर के साथ में, यानी कि एक पोर्टल के साथ में वो लोग एक फिंगरप्रिंट को मैप कर रहे हैं, जहां पे जब दूसरा कोई फिंगरप्रिंट आता है दूसरे पोर्टल पे सेम सीरियल नंबर के साथ में, तो वहां पे वो चीज़ सस्पेक्ट में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे रजिस्टर्ड डिवाइसेस का भी ऑप्शन दे दिया गया है, जहाँ पे आप जो है अपनी जो भी डिवाइस चलाते हो उसको अपने सीएससी आईडी के साथ में रजिस्टर कर दोगे तो वो वाली आपके साथ में लिंक रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे आपको, और अगर आपने रजिस्टर नहीं बना रखा है तो लिंक दे दिया है, वहाँ से जरूर करिएगा। और अगर इसको लेकर कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।